नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। जनता से संवाद करने में महारत, काफी तादाद में कट्टर समर्थक, दूसरे नेताओं से कम उम्र, राजनीतिक अनुभव, मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्क बनाने में माहिर। इसे किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व का एक कंप्लीट पैकेज आप कह सकते हैं और इसमें पूरी तरह फिट बैठते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि जन आशीर्वाद यात्रा के तहत मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ के हिस्से में पहुंचे। 3 दिन का सफर था और इसमें सिंधिया ने 4 जिले और 4 लोकसभा सीटें कवर की। ये तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां आशीर्वाद यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का जबरदस्त स्वागत किया गया। 18 किलोमीटर के दौरान सैकड़ों मंचों पर न सिर्फ सिंधिया का स्वागत हुआ, बल्कि ड्रोन से फूल बरसाए गए। मालवा में सिंधिया के इस शक्ति प्रदर्शन के बाद सियासत में नए समीकरणों को लेकर चर्चा शुरू हो गई। क्या ये ग्वालियर चंबल के बाद मालवा निमाड़ में सिंधिया की लोकप्रियता और बढ़ाने की कोशिश है? क्या इससे बीजेपी में सिंधिया की स्वीकार्यता बढ़ाई जा रही है? क्या 2023 के चुनाव में सिंधिया बीजेपी के बड़े चेहरे के तौर पर मैदान में होंगे? सवाल ये भी, क्या पिछले चुनाव में मालवा निमाड़ में शिकस्त खाने वाली बीजेपी सिंधिया के जरिए अपना जनाधार बढ़ा रही है? वैसे सत्ता और संगठन में सिंधिया समर्थकों को जिस तरह से जगह दी गई, उससे इतना तो समझा ही जा सकता है कि बीजेपी सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रही है। वैसे खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात से इनकार करते हैं। मेरी कभी राजनीतिक अभिलाषा नहीं, ना रही, ना थी, ना आज है, ना कभी है। हाँ, एक आशा अभिलाषा एक जनसेवक होने के नाते जरूर है, और केवल एक है, और वो है जनता के दिल में मैं स्थान पाऊं अपने मेहनत के आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर, अपने सच्चाई के आधार पर। ये मेरा मकसद जरूर है। भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी महाराज बैठे हुए हैं, केंद्र से भी पैसा लाएंगे, मध्य प्रदेश से भी पैसा मिलेगा, हमारे क्षेत्र के विकास में 4 चांद लगाएंगे, बहुत विकास में। कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। कोई इतनी कांग्रेस को चिंता थी तो कांग्रेस की 15 महीने दुर्दशा क्यों होती? इन्होंने अपना घर उजाड़ दिया। अब इन पर चिल्लाने से कुछ नहीं है, केवल चिल्लाना बहानेबाजी है, कुछ नहीं कांग्रेस में। ये 16 महीने पहले की तस्वीर है, जब सिंधिया के साथ छोड़ने के कारण मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज भी कांग्रेसी इस तस्वीर को याद करके सिंधिया को जमकर कोसते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह सिंधिया और उनके समर्थक तेजी से बीजेपी में घुल मिल गए हैं, वो भी कांग्रेस को रास नहीं आता है। एक वो व्यक्ति जिसके बल पे सरकार बनी और टिकी हुई है सौदेबाजी से, तो उसको महत्व मिलेगा ही। ये देखना है कि ये जो प्लान बनाया है बीजेपी ने कि इनके जितने भी एमएलए वहाँ गए हैं और बने हैं, इनका हर्ष 2023 में क्या होता है, ये देखने वाली बात। विधानसभा चुनाव में भले ही 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन दोनों दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी। पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ साथ जातिगत समीकरण साधे जा रहे हैं और इसी हिसाब से बड़े नेताओं के अलग अलग क्षेत्रों में दौरे तय किए जा रहे हैं। इंदौर में दीपक यादव के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक भी जन आशीर्वाद यात्रा के तहत ग्वालियर पहुंचे और इस यात्रा के दौरान वीरेंद्र खटीक सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर गए, साथ ही अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान खटीक ने कहा, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में 27 OBC, 12 SC और 11 महिलाओं को मंत्री बनाया गया, लेकिन विपक्ष ने लोकसभा राज्यसभा में मंत्रियों का परिचय तक नहीं होने दिया। विपक्ष नहीं चाहता कि OBC SC के मंत्रियों को देश जान पाए, इसीलिए केंद्र के मंत्री अब लोगों के बीच जाकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। विपक्ष नहीं चाहता कि ये जो SC के सांसद बनकर मंत्री बनकर आए हैं, ये OBC वर्ग के सांसद जो मंत्री बनकर आए हैं, उनको इस तरह से देश जान सके, समाज जान सके। और हम सभी जो नए मंत्री बने हैं,
जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। बीजेपी ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में खंडवा पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की अलग अलग बैठक की। साथ ही एक संयुक्त बैठक को संबोधित भी किया। वीडी शर्मा ने चुनावी रणनीति पर चर्चा की, साथ ही पार्टी जनों में जीत का जोश भरा। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र कर हर बूथ से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस नारे को हकीकत में बदलने की अपील की। उन्होंने कहा, हर बूथ पर बूथ समिति बनेगी। ये समिति पूरे प्रयास करेगी कि कांग्रेस का सफाया हो। वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि जल्द ही खंडवा सीट से बीजेपी प्रत्याशी का चयन कर लिया जाएगा। आगामी आने वाले लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ताकत के साथ प्रत्येक बूथ को जीतने का संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया है कि हम इस चुनाव में अपने संगठन की ताकत के बल पर जीत करके इतिहास बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच तकरीबन 1 घंटे तक बंद कमरे में मीटिंग हुई। कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस मुलाकात के मायने भी निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल शाम 4 बजे विपक्षी दलों की एक वर्चुअल बैठक बुलाई है, जिसमें विपक्ष के नेताओं के साथ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड समेत कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। विपक्षी दलों में एकता बनाने और ज्वलंत मुद्दों पर साझा रणनीति बनाने को लेकर कमलनाथ और सोनिया गांधी की मुलाकात अहम है। 1 घंटे की मुलाकात में मध्य प्रदेश कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। खबर मिल रही कि कमलनाथ ने सिर्फ उपचुनाव की तैयारी को लेकर सोनिया गांधी को रिपोर्ट नहीं दी, बल्कि 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी की तैयारियों पर बातचीत की है। मुलाकात के दौरान प्रदेश कांग्रेस के पुनर्गठन को लेकर भी चर्चा का दावा किया गया। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ने के इंतजार में हैं। वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों को 12% डीए मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता दे रही है। केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में राज्य कर्मचारियों को 16% डीए कम मिल रहा है। सरकार ने कर्मचारियों को भरोसा दिया कि खजाने की माली हालत ठीक होने के बाद कर्मचारियों को उनका हक दिया जाएगा। तब से कर्मचारी इंतजार में हैं। इस बीच केंद्र अपने कर्मचारियों को 5% डीए और दे चुका है और ऐसे में डीए के मामले में लगातार पिछड़ते कर्मचारी अब पीछे हो गए हैं। हालांकि जिम्मेदार कह रहे हैं कि कोरोना के चलते स्थिति ठीक नहीं, लेकिन सरकार कर्मचारियों के साथ है। विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है। इस समय महंगाई बहुत भीषण बढ़ गई। मतलब मध्यम वर्गीय व्यक्तियों को, कर्मचारियों को घर चलाना मुश्किल हो रहा। माने वस्तुओं के जो दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम 2 से 2.5 गुना तक बढ़ गए। आटा है, दाल है, चावल है, पेट्रोल है, डीजल, सब तमाम चीज। केंद्र का 28% जिस दिनांक से होता उसी दिनांक से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य जैसे राजस्थान ने दे दिया। केवल एक हमारा मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां डीए के लिए हम लोगों को बात रखनी पड़ती और आंदोलन और मैंने ज्ञापन और धरना प्रदर्शन करना पड़ता। बड़ा सरकार ने अपने एक प्रश्न के उत्तर में बता दिया है कि ना तो उनका जो है एरियर्स देने का प्लान है और ना जो है केंद्र के समान जो है भत्ता देने का प्लान है। अब इससे ज़्यादा खुली बात क्या हो सकती है। चीज़ें ऐसी रहती है, कोरोना संक्रमण की वजह से आप सब जानते हैं बहुत सी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। समय समय पर इसकी सरकार स्टडी भी करती है और समय आने पर ये निर्णय भी होंगे। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी अटल प्रोग्रेस वे परियोजना को भारतमाला फेज 1 में शामिल कर लिया गया है। केंद्र ने इसकी स्वीकृति जारी कर दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। चंबल संभाग के भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों से होते हुए एक नया एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश में 404 किलोमीटर लंबाई का होगा, जो झांसी से कोटा को जोड़ते हुए बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे के आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। चंबल नदी के किनारे किनारे बनाए जाने वाले इस एक्सप्रेसवे में प्रदेश शासन ने औद्योगिक, व्यावसायिक और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में निवेश आमंत्रित करने के लिए अग्रिम तैयारी की है। चंबल एक्सप्रेसवे उसको भारत माला परियोजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करती है।
पूरे चंबल संभाग की एक तौर से जीवन रेखा बनेगा और एक तरफ राजस्थान और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी और श्योपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। शिवपुरी जिले के पनघटा गांव में सीएम खराब मौसम के बीच पहुंचे। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री सुरेश धाकड़ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने श्योपुर जिला मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ प्रभावितों के खाते में ऑनलाइन 23 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों और विदिशा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर बाढ़ पीड़ित को संकट से निकालने में मदद करेंगे। राहत राशि और दूसरी मदद का काम पूरी पारदर्शिता और गंभीरता के साथ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अब तक बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में 52 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाल चुकी है। बाढ़ प्रभावितों से संवाद कर सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक तंगी है, पर चिंता न करें, आप सबको बाढ़ आपदा के संकट से पार निकालकर सरकार लेकर जाएगी। प्रदेश सरकार राहत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों की मदद और खराब अधोसंरचना को फिर से खड़ा करने के लिए प्रदेश सरकार ने 3 सूत्री रणनीति बनाई है। सभी प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स को जल्द से जल्द सर्वे का काम पूरी पारदर्शिता से करने के निर्देश हैं। इधर मुख्यमंत्री ने शिवपुरी में सर्वे करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई गड़बड़ी मिली तो नौकरी से हटा दिया जाएगा। एक बात प्रस्ताव करना चाहता हूं कि अगर किसी में गड़बड़ की प्रशासन में सही नाम जीते तो उसको जो गड़बड़ करेगा मैं नौकरी करने के लायक नहीं रहने। दमोह में हिंदू संगठनों ने सिटी कोतवाली थाना पहुंच करके जमकर हंगामा किया। मौके की नजाकत को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। हिंदू संगठनों का आरोप है कि पिछले दिनों एक मुस्लिम युवक एक हिंदू युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। लड़की के परिजनों ने इसे लव जिहाद बताया था। ऐसे बढ़ते मामलों पर 12 अगस्त को हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस को शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने युवक और युवती को भोपाल से बरामद किया। लेकिन प्रदर्शन को लेकर लड़की के परिजनों और हिंदू संगठनों के 50 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कर कार्रवाई की थी। इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने जुलूस निकाला और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। थाने जाकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का भरोसा देकर हिंदू संगठनों को समझाइश दी। हुकुम इंसान कायम किया गया। तत्परता से बालक और बालिका की तलाश की गई, दस्तयाब भी किए गए और बालिका के कथन के अनुसार विधिसंगत कार्रवाई की गई है। आश्वस्त कर दिया गया इस प्रकरण का पुनः विवेचना और परीक्षण कर लिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का गलत नाम फंसा है तो उनको पृथक किया जाएगा। जिहाद के तहत ले गया था, उस संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ FIR करने आए तो उसमें 2-4 घंटे हो गए, उसकी कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर सभी हिंदू संगठन और साहू समाज की सभी समाज इकट्ठी हुई और घंटाघर पर प्रदर्शन किया। भोपाल में ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला कोहे-फिजा थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक आर्मी मैन ने फर्जी दस्तखत के जरिए करीब 14 बैंकों को लोन के नाम पर चूना लगा दिया। पुलिस ने बैंकों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। शुरुआती जांच में 55 लाख की धोखाधड़ी की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की जालसाजी को अंजाम दिया। आरोपी का नाम राजेश जाधव है। जांच में सामने आया कि जाधव को आर्मी से भगोड़ा घोषित कर दिया गया। ठगी की शिकायत के बाद पुलिस मूलतः कोलकाता के रहने वाले आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस ने जाधव को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस से भी संपर्क किया है। उसका रिकॉर्ड देश के 17 राज्यों में मिला है। यहां भी करोड़ों रुपए की ठगी की आशंका है। हाँ, वो आर्मी मैन है और जिसके द्वारा धोखाधड़ी की गई है वो भी आर्मी मैन है और उसके द्वारा सेम नाम होकर के सिर्फ पिताजी का नाम चेंज करके और फर्जी दस्तावेज बना करके और विभिन्न बैंकों से लोन लिया गया था। बाद में उसके द्वारा स्वीकार करके कुछ बैंकों का कुछ लोन जमा भी किया है।
लगभग 40-50 लाख रुपए का लोन लिया है कि जांच उपरांत उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और जल्दी ही गिरफ्तारी करके प्रकरण को न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। भोपाल में ऑनलाइन ठगी का जाल तेजी से फैल रहा है। 2019 और 2020 में सिर्फ 36 मामले साइबर पुलिस ने इनमें केस दर्ज किए थे। वहीं इस साल अब तक 260 ऑनलाइन ठगी के प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। इन 3.25 साल में राजधानी में तकरीबन 300 लोगों से 13 करोड़ की रकम ठगी गई। शिकायत के बाद साइबर पुलिस 85 लाख की रकम बरामद कर पाई है। साइबर पुलिस ऑनलाइन ठगी का शिकार लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन फोन सेवा चला रही है, जिस पर ठगी की घटना के बाद तत्काल सूचना दी जा सकती है। इसके अलावा थाना स्तर पर पुलिसकर्मियों को साइबर अपराध की जांच के लिए तैयार कर उन्हें ऐसे अपराधों से निपटने की ट्रेनिंग भी दी जा रही। साइबर सेल को क्राइम ब्रांच से अलग कर एक नई टीम तैयार की गई। भोपाल साइबर क्राइम सेल ने 6000 मामलों की अलग अलग थानों में हुई शिकायत के बाद 300 ऐसे मामले चिन्हित किए जिसमें फरियादी से ठगी की गई रकम ज्यादा है। शहर में वाहन चेकिंग के दौरान 2 शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिनके पास से चुराई गई 7 मोटरसाइकिलें मिली हैं। कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए। बेलबाग पुलिस जब मुहर्रम और रक्षाबंधन के ऊपर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहन चेकिंग का अभियान चला रही थी तो बिना नंबर की मोपेड रोककर गाड़ी सवार से कागजात मांगे। पेपर दिखाने में आनाकानी करने पर पुलिस को दोनों पर शक हो गया। थाने ले जाकर पूछताछ की तो अंकित और मनीष नाम के इन 2 युवकों ने शहर में अलग अलग थाना क्षेत्रों से गाड़ियां चोरी करने की बात कबूल कर ली। इनसे मोटरसाइकिलें बरामद की हैं और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। सिविल ड्रेस में कमर पर पिस्टल टांगे आपने कई पुलिसकर्मियों को सड़क या चौराहों पर रौब झाड़ते देखा होगा, लेकिन अब ग्वालियर में ऐसा नहीं चल पाएगा। बिना वर्दी के घूमने वाले और पिस्टल लेकर रौब झाड़ने वाले पुलिसकर्मियों की खैर नहीं। एसपी अमित सांघी ने ऐसे पुलिस जवानों और अफसरों को लेकर सख्ती दिखाई। एसपी ने आदेश में साफ कहा कि अगर पुलिसकर्मी बगैर वर्दी के पिस्टल लगाए दिखे तो कड़ा एक्शन होगा। इतना ही नहीं, बगैर परमिशन के कोई भी कर्मचारी सिविल ड्रेस में मिला तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। एसपी अमित सांघी ने एएसपी, सीएसपी और सभी थाना प्रभारियों को इस आदेश की कॉपी भेज दी है और नियमों का पालन करने का आदेश दिया है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी एसपी के इस आदेश का समर्थन किया। साथ ही अपील की कि सादे कपड़ों में जवान पिस्टल लेकर ना घूमें। सिविल में ड्यूटी कोई नहीं करेगा। एक थाने में सूचना संकलन का आरक्षक रहता है, वो सिविल लगा सकता है, किंतु इसके अलावा यूनिफॉर्म में फोर्स को रहना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आदेश निकाला है और अगर यदि कोई पालन करता हुआ नहीं मिलता है तो उस पर कड़ी विभागीय कार्रवाई हम करेंगे। राजधानी भोपाल में पिछले 17 माह से सिनेमा का गिरा पर्दा आज अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम के साथ उठा। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग सिनेमा घरों में पहुंचे। आदेश के मुताबिक कुल बैठक क्षमता का 50% ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हर शो के बाद सैनिटाइजेशन की व्यवस्था संचालकों को करनी है। सिनेमाघर का जायजा लेने हमारे सहयोगी शिखिल व्यवहार पहुंचे। कोरोना काल में बीते 17 महीनों से जो सिनेमा पे पर्दा गिरा हुआ था, आज वो यहाँ पर उठ गया है और हम देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में जो टॉकीजेस हैं, जो सिनेमा घर हैं, वो यहाँ पर खुल चुके हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आज जो अक्षय कुमार की फिल्म यहाँ पर बेल बॉटम है, उसके साथ यहाँ पर शुरुआत जो है वो यहाँ पर की गई है। और साफ तौर पर काफ़ी पहले से ही जिस प्रकार से गाइडलाइन यहाँ पर दी गई थी कि 50% क्षमता यहाँ पर होगी, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी और इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन की जो तमाम जिस प्रकार से जो प्रावधान यहाँ पर किए गए थे उनका पालन यहाँ पर किया जाएगा। हमारे साथ रॉस टॉकीज के संचालक और साथ ही साथ भोपाल सिनेमा एसोसिएशन के अध्यक्ष यहाँ पर साथ में, उनसे भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। सर, आज क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं? आज तो इस शो में पब्लिक नहीं आई, 15 से 20 ऑडियंस आई है, लेकिन रिस्पांस है। अक्षय कुमार की पिक्चर है और छुट्टियों वाला वीक है, इसमें रक्षाबंधन भी है, संडे भी है, तो मुहर्रम का दिन भी है, तो मुझे लगता है कि आगे पीछे पब्लिक बढ़ेगी। तो 50% ऑडियंस के साथ हम लोगों ने चालू किया, तो अब 50% में उसको तो 5% भी ऑडियंस नहीं आई है।
सर व्यवस्थाएं क्या यहाँ पर की गई हैं जिस प्रकार से कोरोना उसमें मास्क लगाना कंपलसरी है। हम लोग सिनेमा का सैनिटाइज़र करेंगे हर शो के बाद और पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका नियमों के अनुसार पालन करेंगे पूरा। तो साफ तौर पर बताया यहाँ पर गया है कि नियमों का जो है वो पालन यहाँ पर किया जाएगा। तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर की गई हैं और इसके अलावा जिस प्रकार से जो सिनेमा यहाँ पर शुरू यहाँ पर की गई थी उसको देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं भी स्वयं टॉकीज संचालक यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक खुशखबरी लोगों के लिए कि लंबे समय से सिनेमा का पर्दा जो है वो यहाँ पर उठ चुका है और अब आप भी जल्द सिनेमा घरों में आकर अपना मनोरंजन यहाँ पर कर सकेंगे। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।